दोस्तों, मंटो की कहानी लाइसेंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब्बू कोचवान बड़ा छैल छबीला था। उसका तांगा घोड़ा भी शहर में नंबर वन था। कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके लगे बधे ग्राहक थे, जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते थे, जो अब्बू के लिए काफी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बने रहने का उसे बेहद शौक था। जब उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता गुजरता, तो लोगों की खुद ब खुद उसकी तरफ जाती। कह उठते लोग, ओ बांका अब्बू जा रहा है। देखो तो किस ठाट से बैठा है। जरा पगड़ी देखो, कैसी तिरछी बंधी है। अब्बू लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बांका खम पैदा हो जाता। वो सवारियां जिनको अब्बू कबूल नहीं करता था, दिल ही दिल में उसको गालियां देती थीं। खुदा करे इसका घमंड टूटे, इसका टांगा घोड़ा किसी दरिया में जा गिरे। ऐसे ही एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की छांव में टांगे पर बैठा ऊँग रहा था कि एक आवाज उसके कानों में भनभनाई। अब्बू ने आंखें खोलकर देखा। एक औरत टांगे के बम के पास खड़ी थी। अब्बू ने उसे बमुश्किल एक नजर देखा, मगर उसकी तीखी जवानी एकदम उसके दिल में खुभ गई। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की। दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सांवला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग, सुतवा नाक। उसकी फुनग पर एक छोटा सा चमकीला तिल, लंबा कुर्ता और नीला लाचा, सर पर चदरिया। लड़की ने कुंवारी आवाज में अब्बू से पूछा, वीरा, स्टेशन का क्या लोगे? अब्बू के होठों की मुस्कुराहट शरारत इख्तियार कर गई। कुछ नहीं। लड़की के चेहरे की संवलाहट सुर्खी माइल हो गई। क्या लोगे स्टेशन का? अब्बू ने उसको अपनी नजरों में समोते हुए कहा, तुझसे क्या लेना है भाग भरिए। चल आ बैठ टांगे में। कैसी बातें करते हो तुम? अब्बू मुस्कुराया। चल आ, अब बैठ भी जा। ले लेंगे जो तू दे देगी। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर पायदान पर पांव रखकर टांगे में बैठ गई। जल्दी ले चल स्टेशन। अब्बू ने पीछे मुड़कर देखा। बड़ी जल्दी है तुझे सोनिए। हाय हाय, तू तो। लड़की कुछ कहते हुए रुक गई। टांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़े के सुमों के नीचे से निकल गईं। जब बहुत देर हो गई, तो लड़की ने डरी हुई आवाज में पूछा, स्टेशन नहीं आया अभी तक? अब्बू ने जवाब दिया, आ जाएगा। तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। क्या मतलब? अब्बू ने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अल्लड़े, क्या तू इतना भी नहीं समझती? तेरा मेरा स्टेशन एक ही है। वह तो उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो अब्बू का मतलब समझ चुकी थी। उसके चेहरे से एक बात का भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना, लेकिन वो इस कश्मकश में थी कि दोनों का स्टेशन एक हो या न हो। अब्बू बांका सजीला तो है, लेकिन क्या वफादार भी है? क्या वो अपना स्टेशन छोड़ दे, जहां उसकी गाड़ी पता नहीं कब की जा चुकी थी? अब्बू की आवाज ने उसको चौंका दिया। क्या सोच रही है भाग भरिए? घोड़ा दुमकी चाल चल रहा था। अब्बू गर्दन मोड़े लड़की के सांवले हुस्न को दिल ही दिल में चूम रहा था। कुछ देर के बाद उसने घोड़े की बांगें जंगले की सलाख के साथ बांध दी और लपक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ बैठ गया। वो खामोश रही। अब्बू ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। दे दे अपनी बागें मेरे हाथ में। लड़की ने सिर्फ इतना ही कहा, छोड़ भी दे। लेकिन वो फौरन ही अब्बू के बाजुओं में थी। अब्बू हौले हौले प्यार भरे लहजे में उसे कहने लगा,
ये टांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था, लेकिन कसम पीर की ये बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। अब फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे शहजादी बनाकर रखूंगा। जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तुम मेरी न बनी तो मैं तेरे सामने गला काट लूंगा अपना। फिर उसने लड़की को अपने से अलहदा कर दिया। जाने क्या हो गया मुझे, चलो तुम्हें स्टेशन छोड़ आऊं। लड़की ने हौले से कहा, नहीं, अब मुझे तुम हाथ लगा चुके हो। अब्बू की गर्दन झुक गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की ने के लहजे में चैलेंज था। उसका झुका हुआ सिर उठा, आंखें चमक उठी। भाग भरिए, ये कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा। अब्बू अपनी जान दे देगा। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया, तो ये है मेरा हाथ। अब्बू ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपनी जवानी की, अब्बू तेरा गुलाम है। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। वो जिला गुजरात की मोचन थी। नाम उसका इनायत यानी नियति था। अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे कि अब्बू और उसकी मुठभेड़ हो गई, जो फौरन ही मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। दोनों बहुत खुश थे। अब्बू ने टांगा घोड़ा बेचकर तो नियति के लिए सोने के कड़े नहीं बनवाए थे, लेकिन अपने जमा किए पैसों से उसको सोने की बालियां खरीद दी थीं। कई रेशमी कपड़े भी बनवा दिए थे। दोनों जवानी की मस्तियों में गर्क थे। गाते थे, हंसते थे, सैरें करते थे, एक दूसरे की बलाएं लेते थे। एक महीना इसी तरह गुजर गया कि दफतन एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नियति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा कर अगवा का मुकदमा चला। नियति साबित कदम रही, लेकिन फिर भी अब्बू को 2 बरस की सजा हो गई। अब अदालत ने हुक्म सुनाया तो नियति अब्बू के साथ लिपट गई। रोते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगी, घर बैठकर तेरा इंतजार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी, जीती रह। टांगा घोड़ा मैंने दीने के सुपुर्द, क्या हुआ है, उससे किराया वसूल करती रहना। नियति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया, मगर वो उनके साथ न गई। थक हार कर उन्होंने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। नियति अकेले रहने लगी। दीना उसे शाम को 5 रुपए दे जाता था, जो उसके खर्च के लिए काफी थे। हफ्ते में एक बार नियति और अब्बू की मुलाकात जेल में होती थी, जो कि उन दोनों के लिए बहुत ही मुख्तसर थी। नियति के पास जितनी जमा पूंजी थी, वो अब्बू को आसाइशें पहुंचाने में सर्फ हो गई। एक मुलाकात में अब्बू ने नियति के बुच्चे कानों की तरफ देखा और पूछा, बालियां कहाँ गई नियति? नियति मुस्कुरा दी और संतरी की तरफ देखकर अब्बू से कहा, गुम हो गई कहीं। अब्बू ने कदरे गुस्से से कहा, तुम मेरा इतना ख्याल न रखा करो, जैसा भी हूं ठीक हूं। नियति ने कुछ न कहा। वक्त पूरा हो चुका था। मुस्कुराती हुई वहां से चल दी, मगर घर जाकर बहुत रोई। घंटों आंसू बहाए, क्योंकि अब्बू की सेहत बहुत गिर रही थी। इस मुलाकात में तो वो उसे पहचान नहीं सकी। ग्रांडील अब्बू अब घुल घुल कर आधा हो गया था। नियति सोचती थी कि उसको इसका गम खा रहा है। उसकी जुदाई ने अब्बू की यह हालत कर दी है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि वो दिक का मरीज है और ये मर्ज उसे विरसे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज्यादा ग्रांडील था, लेकिन दिक ने उसे चंद दिनों में ही कब्र के अंदर पहुंचा दिया। खुद अब्बू इस हकीकत से गाफिल था। चुनांचे जेल के अस्पताल में जब वो आखिरी सांस ले रहा था, उसने अफसोस भरे लहजे में नियति से कहा, मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो तुझे कभी अपनी बीवी न बनाता। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है, मुझे माफ कर दे और देख,
मेरी एक निशानी है, मेरा टांगा घोड़ा, उसका ख्याल रखना और चन्नी बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहना, अब्बू ने तुझे प्यार भेजा है। अब्बू मर गया, नियति का सब कुछ मर गया, मगर वो हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को उसने बर्दाश्त कर ही लिया। घर में तन्हा पड़ी रहती थी। शाम को दीना आता था और उसे दम दिलासा देता था और कहता था, कुछ फिक्र न करो भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा भाई था, मुझसे जो हो सकता है खुदा के हुक्म से करूँगा। शुरू शुरू में तो नियति न समझी, पर जब उसके इद्दत के दिन पूरे हुए तो दीने ने साफ लफ्जों में कहा वो उससे शादी कर ले। ये सुनकर नियति के जी में आई कि वो उसको धक्का देकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना ही कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी। उस दिन से दीने के रवैये में फर्क आ गया। पहले शाम को बिला नागा 5 रुपया अदा करता था, अब कभी 4 देने लगा, कभी 3। बहाना ये कि बहुत मंदा है। जब पानी सर से निकल गया तो नियति ने दीने से कहा, भाई दीने, अब तुम तकलीफ ना करो, टांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। दीने ने टांगा घोड़ा नियति की तहवील में दे दिया। उसने माझे के सुपुर्द कर दिया। तो अब्बू का दोस्त था, उसने भी कुछ दिनों के बाद शादी की दरखास्त की। नियति ने इनकार किया तो उसकी आंखें बदल गईं, हमदर्दी वगैरह सब हवा हो गई। नियति ने उससे टांगा घोड़ा वापस लिया और एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। उसने तो हद ही कर दी। एक शाम पैसे देने आया तो शराब में धुत था। देवढ़ी में कदम रखते ही नियति पर हाथ डालने की कोशिश की। नियति ने उसको खूब सुनाई और काम से हटा दिया। 8-10 रोज घोड़ा बेकार तबेले में पड़ा रहा। घास दाने का खर्च अलहिदा, तबेले का किराया अलहिदा। नियति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। कोई शादी की दरख्वास्त करता था, कोई उसकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता था, कोई पैसे मार लेता था। बाहर निकलती तो लोग बुरी निगाहों से घूरते थे। एक दिन बैठे बैठे उसे है, क्यों न टांगा मैं आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। आज जब वो सैर को जाया करती थी, खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्तों से भी वाकिफ थी, लेकिन फिर उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे। इसके जवाब में उसके दिमाग ने कई दलीलें दी। क्या हर्ज है, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं, दफ्तरों में जाने वाली औरतें पहले से पालना ही है। नियति ने कुछ दिन सोच विचार किया। आखिर में फैसला कर लिया कि वो टांगा खुद चलाएगी। सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए। शहर में एक हल्का बर्पा हो गया कि एक खूबसूरत औरत टांगा चला रही है। हर जगह इसी बात का चर्चा था। लोग सुनते थे तो उस वक्त का इंतजार करते थे जब वो उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू मर्द सवारियां झिझकती थी, मगर ये झिझक थोड़ी देर में दूर हो गई। 1 मिनट के लिए भी नियति का टांगा बेकार न रहता था। सवारी उतरी, उधर बैठी, मगर नियति महसूस कर रही थी कि अक्सर लोग सिर्फ उसकी गुर्बत हासिल करने के लिए उसके टांगे में बैठे, बेमतलब बेमकसद उसे इधर उधर फिराते थे, आपस में गंदे गंदे मजाक भी करते थे, वो सुनाने के लिए बातें थे। उसको ऐसा लगा कि वो तो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसे खरीद रहे हैं। कमेटी वालों ने नियति को बुलाया और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया। ये बताई कि औरत टांगा नहीं चला सकती। नियति पूछा, जनाब औरत टांगा क्यों नहीं चला सकती? जवाब मिला, बस नहीं चला सकती। तुम्हारा लाइसेंस? नियति कहा, हुजूर आप घोड़ा टांगा भी जब्त कर लें, पर मुझे ये तो बताएं कि औरत क्यों टांगा नहीं चलती। औरतें चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती हैं, औरतें टोकरी ढोकर रोजी कमा सकती हैं, औरतें लेने पर कोयले चुनकर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं। मैं टांगा क्यों? मुझे और कुछ
आता ही नहीं। टांगा घोड़ा मेरे का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती। मैं अपना गुजारा कैसे करूं, हुजूर आप रहम करें, मैं क्यों रोकते हैं मुझे, मैं क्या करूं बताइए ना मुझे। अफसर ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठो, वहां जा। ये सुनकर नियति के अंदर जो असल नियति थी जलकर राख हो गई। हौले से कहकर वो चली गई। औने दामों टांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू की कब्र पर गई। एक लहजे के लिए खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, जैसे बारिश के बाद चिलाती धूप ने जमीन की सारी नमी चूस ली। वो कब्र से मुखातिब हुई, अब्बू तेरी आज कमेटी के दफ्तर में मर गई। ये कहकर वो दूसरे दिन अर्जी दी। उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया। कहानी यहीं समाप्त होती है। प्रवीण जी ने मुझे ये कहानी सुनाने का उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से अपनी कहानी, मंटो जी की कहानी को हमारे बीच प्रस्तुत किया। आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी से आग्रह करता हूं, एक 10 मिनट की का ब्रेक हम अभी देते हैं और ठीक 10 मिनट में हम वापस मिलेंगे 1:05 पर। अभी 12:55 हुए हैं। 1:05